हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी के इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस इन सी का सेकंड पार्ट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम किस तरह से किसी भी मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। अब हम प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से आउटपुट स्क्रीन पर फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं ये देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमने मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराया था। अब उस मैसेज की फॉर्मेटिंग में या उसकी लाइन में हम किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके लिए मैं कोडिंग करता हूँ। स्पेशल सिंबल यूज में लेना होता है जो कि \n होता है। \n एक स्पेशल सिंबल है जो कि कर्सर की पोजीशन को आउटपुट स्क्रीन पर कंट्रोल करता है। हम इसे न्यू लाइन सिंबल भी बोल सकते हैं जो कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन में एंटर कर देता है। तो यहाँ पर जब /n में लगा दूंगा तो राहुल प्रिंट करने के बाद जो कर्सर है नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन में ये शर्मा प्रिंट करेगा। तो मैं इसे फिर से रन करके देखता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरे दोनों मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं जिसमें सरनेम ने अपनी लाइन चेंज कर ली है। तो ये /n एक स्पेशल सिंबल होता है। इन्हें हम सी लैंग्वेज में एस्केप सीक्वेंसेस बोलते हैं। अब ये एस्केप सीक्वेंसेस कई तरह के होते हैं, जैसे ये सभी एस्केप सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी मदद से हम अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब किस एस्केप सीक्वेंसेस का क्या मीनिंग होता है ये आप लोगों को खुद सेल्फ स्टडी करना है। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। आप प्रोग्राम में इन्हें यूज़ करके देखें कि किस एस्केप सीक्वेंसेस से किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यहाँ पर हमने /n को यूज़ में लेके देखा है जो कि कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करता है और नेक्स्ट लाइन में आपके कर्सर को एंटर करवा देता है। इसी तरह से अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो ये मैसेज है ये अगर इस स्क्रीन के सेंटर में प्रिंट हो तो उसके लिए भी हमें एक फंक्शन यूज लेना होता है। वो फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर गो टू फंक्शन हम यूज में लेते हैं जो कि आपके कर्सर की पोजीशन को आउटपुट स्क्रीन पर कंट्रोल करता है। यहाँ होता क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है। इस आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ पर अगर इस सीधी लाइन में हम कैरेक्टर्स प्रिंट कराएं तो यहाँ पर 80 कैरेक्टर्स हम प्रिंट करा सकते हैं, और अगर ये लाइन चेंज करते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पर 25 लाइंस
क्रिएट कर सकते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 40 कॉलम्स एंड 25 कैरेक्टर्स प्रिंट किए जा सकते हैं। तो अगर प्रोग्राम में यहाँ पर गो टू फंक्शन में मैं 2 कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ x, y, एंड इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू में दे रहा हूँ, तो x की वैल्यू में देता हूँ 40 एंड इसकी देता हूँ 13, जिससे कि हमारा जो कर्सर है वो स्क्रीन के मिड में आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आउटपुट स्क्रीन पर अगर हम सीधी लाइन में कैरेक्टर्स प्रिंट कराते हैं तो 80 कैरेक्टर्स करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 40 दे दिया, तो यहाँ से अगर हम 40 काउंट करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा, और 40 के बाद मैंने 13 लिखा है तो 25 लाइंस हम लिख सकते हैं। तो 25 का अगर हम आधा करते हैं तो वो 13 आता है। तो इस 40 कॉलम के अंदर 13 लाइन के अंदर वो हमारा मैसेज प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ये जो डबल स्लैश है यहाँ पे कमेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसको लगाने पर जो भी इंस्ट्रक्शन आपने लिखा हुआ है उसका इफेक्ट प्रोग्राम से खत्म हो जाता है। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। आप देखिए यहाँ पर सीधी लाइन में 40 एंड यहाँ से 13, तो 40 कॉलम के अंदर 13 लाइन के अंदर ये मैसेज हमारा प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से आप कर्सर की पोजीशन को आउटपुट स्क्रीन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के इस सेगमेंट में नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्कैनफ फंक्शन होगा। स्कैनफ फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। ये एक कीवर्ड नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं कि स्कैनफ एक कीवर्ड है, बट ये कीवर्ड ना होके एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। स्कैनफ फंक्शन बेसिकली आउटपुट स्क्रीन या कंसोल स्क्रीन पर यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ में लिया जाता है। सबसे पहले स्कैनफ फंक्शन में हम स्कैनफ लिख के ब्रैकेट में डबल कोड लगा के सबसे पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखेंगे। उसके बाद डबल कोड और कॉमा लगा के हम वेरिएबल को एड्रेस ऑपरेटर के साथ यहाँ पर लिखते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है? फॉर्मेट स्ट्रिंग को हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि %d, %c एंड %s, %f ये सभी फॉर्मेट स्ट्रिंग के एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। % से स्टार्ट होने वाले किसी भी सिंबल को हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली डेटा के टाइप को डिफाइन करते हैं। यहाँ हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे ये पूरी तरह से उस वेरिएबल पर डिपेंड करता है जो कि हम यहाँ पर यूज़ में लेने वाले हैं। जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर हम यूज़ में लेंगे। इंटीजर के लिए हम %d, कैरेक्टर के लिए %c एंड स्ट्रिंग के लिए हम %s एंड फ्लोट के लिए हम %f यहाँ पर यूज़ में लेते हैं। तो डिफरेंट वेरिएबल्स या इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर हम C लैंग्वेज में यूज़ में लेते हैं। अब हम स्कैनफ फंक्शन के ऑपरेशंस को एक प्रोग्राम में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर ले लिया है, जहाँ पर मैंने पहले हेडर फाइल लिखी है, उसके बाद मैंने मेन फंक्शन लिखा है और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही मैं ये कोडिंग करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने getch और clr फंक्शन यूज़ में लिया है, जो कि हम हर प्रोग्राम में यूज़ में ले सकते हैं। clr फंक्शन किस आउटपुट स्क्रीन पर प्रीवियस आउटपुट्स को क्लियर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, और getch फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पर एक कैरेक्टर की डिमांड करते हुए स्क्रीन को होल्ड करता है। बेसिकली अगर मैं किसी भी तरह का कोई भी वेरिएबल यहाँ प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं printf फंक्शन का यूज़ में लेता हूँ। तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल इंटीजर a टाइप का और b वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो मैं सिंपल a इक्वल टू %d एंड यहाँ पर a लिख दूंगा। बट अभी मैंने यहाँ पर किसी तरह की कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, तो मैं यहाँ पर a इक्वल टू 5 इनिशियलाइज कर देता हूँ। यहाँ पर a इक्वल टू 5 लिखने के बाद यहाँ हम इस a की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू को मैंने 5 से इनिशियलाइज कर दिया है। इसी तरह से मैं b को भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ।
लेकिन जब हम किसी प्रोजेक्ट पे या किसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़र से वैल्यू इनपुट कराते हैं। तो यहाँ पर अभी हम प्रोग्राम की शुरुआत में ही डिक्लेरेशन के टाइम पर इसकी ए की वैल्यू को इनिशलाइज कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम में कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जिसमें हमें यूज़र से वैल्यू इनपुट करानी होती है, तो उस समय पर हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ लेते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन बेसिकली यूज़र से वैल्यू इनपुट कराने के लिए यूज़ में लिया जाता है। हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ अगर प्रोग्राम में करते हैं तो वहाँ पर हमें डिक्लेरेशन के टाइम पर किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम रन टाइम पर यूज़र से कोई भी वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। कई बार किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आपसे भी इस तरह की डिमांड की जाती है जिसमें आपका फ़ोन नंबर या आपका नेम एप्लीकेशन डिमांड करती है, तो उस टाइम पर आपको भी वो वैल्यूज़ वहाँ पर इनपुट करनी होती है। तो इसी तरह से सी लैंग्वेज में भी यूज़र से वैल्यू इनपुट कराने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ में लेते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन का सिंटैक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें मुझे यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है और उसके बाद मुझे एड्रेस ऑपरेटर के साथ यहाँ पर वेरिएबल लिखना है। तो अगर मैं ए के अंदर वैल्यू पुट कराना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर ए वेरिएबल को एड्रेस ऑपरेटर के साथ लिख देना है। यहाँ पर मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि ए जिसके अंदर हम वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं उस ए का टाइप क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए का टाइप इंटीजर है। तो इस इंटीजर टाइप के वेरिएबल में इंफॉर्मेशन इनपुट कराने के लिए हमें %d नाम से फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर यूज में लेना होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या होते हैं। ये सिंपल डेटा के फॉर्मेट को स्पेसिफाई करते हैं। एड्रेस ऑपरेटर हमने यहाँ पर लगाया है। तो एड्रेस ऑपरेटर के बारे में डिटेल में मैं आपको पॉइंटर चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आप ये जान लीजिए कि एड्रेस ऑपरेटर लगाने पर जो भी वैल्यू हम यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर डालेंगे तो वो वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जो भी वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर के साथ लिखूंगा उसी वेरिएबल के अंदर आउटपुट स्क्रीन पर दी हुई वैल्यू इनपुट हो। तो यहाँ पर हम आउटपुट स्क्रीन पर जाकर ए के अंदर वैल्यू इनपुट करा के देखते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर देता हूँ। 2 बार ब्लैक स्लैश लगाने से सी लैंग्वेज में कोई भी स्टेटमेंट कमेंट हो जाता है और उसका प्रोग्राम से इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर डबल स्लैश के थ्रू कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ। अब मैं इसे रन कराता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पर 12 वैल्यू दे रहा हूँ और अब इस वैल्यू को टाइप करने अब यहाँ पर इस वैल्यू को इनपुट करने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये 12 वैल्यू ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर एंटर किया, कर्सर आपका सेकंड लाइन में आ गया और जो वैल्यू है वो ए में जाकर स्टोर हो गई है। अब अगर मैं दोबारा कोई भी की प्रेस करता हूं तो यहां पर आपका गेट सी एच फंक्शन काम करेगा। तो गेट सी एच फंक्शन यहां पर वेट कर रहा है कि मैं उसकी एक कैरेक्टर की डिमांड को यहां पर कंप्लीट करूं। तो यहां पर आपने सोचा होगा जब मैंने 1 2 2 कैरेक्टर यहां प्रेस किए तो ये क्यों ब्लू स्क्रीन पर वापस नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उस समय स्कैनफ फंक्शन वर्किंग में था और स्कैनफ फंक्शन यूजर से वैल्यूज इनपुट करने का वेट कर रहा था। वैल्यू इनपुट करने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो वैल्यूज उस वेरिएबल में चली जाएगी और वेरिएबल में जाने के बाद गेट सी एच फंक्शन फंक्शनिंग में आएगा। तो अब यहाँ पर मैं कोई भी कैरेक्टर प्रेस करूंगा तो ये ब्लू स्क्रीन पर आ जाता है। तो अब मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पर दी थी वो असल में ए के अंदर जा भी रही है या नहीं जा रही है। तो मैं यहाँ पर ये प्रिंटफ फंक्शन को यूज में लेके जो वैल्यू मैं यहाँ पर एंटर करवा रहा हूँ उसको प्रिंट कराने की भी कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर फिर से कंट्रोल F9 करता हूँ और 12 वैल्यू मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पर जैसे ही एंटर करूँगा तो आपकी जो वैल्यू ए है वो यहाँ पर शो करेगी कि ए के अंदर क्या वैल्यू गई है। तो मैंने प्रिंटफ फंक्शन में वहाँ पर a = %d लिखा था, तो %d जहाँ पे लिखा था वहाँ पर 12 प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्कैनफ फंक्शन किस तरह से यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारी हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने a के अंदर 5 ऑलरेडी इनिशियलाइज किया है, फिर भी ये हम इसके अंदर स्कैनफ फंक्शन से वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर प्रिंट वही वैल्यू हो रही है जो कि हमने स्कैनफ फंक्शन के थ्रू इनपुट लिए। वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर a इनिशियलाइज किया है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन लिखकर इसे प्रिंट कराता हूँ
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ए की जो पहले से इनिशियलाइज वैल्यू है वो प्रिंट होगी और उसके बाद ये स्कैनफ फंक्शन यहाँ पर एक इनपुट वैल्यू की डिमांड करेगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये 5 प्रिंट कर रहा है, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर 2 प्रेस करके फिर मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर ये ए के अंदर 2 वैल्यू ओवरराइट कर देता है। तो ए की वैल्यू पहले हमने 5 इनिशियलाइज की थी, उसके बाद हमने जब स्कैनफ फंक्शन लिखा तो स्कैनफ फंक्शन ने यूजर से इनपुट लिया और उस वैल्यू ने 5 को यहाँ पर ओवरराइट कर दिया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्कैनफ फंक्शन के थ्रू लेना चाहूँ तो मैं यहाँ से इस 5 को हटा देता हूँ और यहाँ पर 2 वेरिएबल्स में ये वैल्यू लेना चाहूँ तो मैं एड्रेस ऑपरेटर लगा के दूसरे वेरिएबल को भी मुझे यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि जब हम एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं तब ही स्कैनफ फंक्शन उस वैल्यू को उसके सही एड्रेस पर पहुँचाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से पोस्ट ऑफिस से हमारे पास या किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर आप देते थे, उस टाइम पर आप वेंडर को अपना एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, तो ये एड्रेस ऑपरेटर वो उसी एड्रेस का काम यहाँ पर कर रहा है। जिस वेरिएबल को आप उस एड्रेस ऑपरेटर के साथ लगाएंगे उसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू पुट करेगा। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस ए और एड्रेस बी यहाँ पर लिख दिया है, तो ये 2 वेरिएबल्स के लिए वैल्यूज की डिमांड करेगा आउटपुट स्क्रीन पर। अब यहाँ पर अगर जब हम 2 वैल्यू ले रहे हैं तो हमें 2 वैल्यू को प्रिंट भी कराना चाहिए, जिससे हमें पता लग सके कि ये वैल्यूज बी में आई है या नहीं आई है। तो मैं यहाँ पर एक और मैसेज लिख देता हूँ b इक्वल टू %d और यहाँ पर मैं b वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ पर b इक्वल टू %d लिखा है और %d के बाद a और b यहाँ पर प्रिंट कराया है। अब मैं इसे रन करा देता हूँ। तो यहाँ 11, अब आप यहाँ देखेंगे कि b इक्वल टू 12,803 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक गलती की है। और वो गलती क्या की है, तो वो गलती हमने यहाँ पर ये की है कि हमने जब एड्रेस ऑपरेटर के साथ b यहाँ पर लगाया तो हमने यहाँ पर %d नहीं लगाया है, इसके कारण वो वैल्यूज़ इनपुट नहीं कर पा रहा है। अब मैंने यहाँ पर %d लगा दिया है। अब मैं इसे फिर से रन कराता हूँ। तो रन कराने के बाद मैं यहाँ देखूँगा कि मैंने 11 लिया, तो 11 एंटर मारते ही a में चला गया। उसके बाद मैंने 14 लिया और 14 यहाँ पर b में चला गया। तो आप देख सकते हैं कि a और b के अंदर क्या क्या वैल्यू यहाँ पर असाइन हुई है। तो ये उसी सीक्वेंस में असाइन हुई है जिस सीक्वेंस में हमने यहाँ पर रखा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर इनके बीच में किसी तरह का कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया a + b। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मुझे 1% यहाँ से डिलीट करना होगा और मैं यहाँ लिख दूंगा a + b इक्वल टू %d। तो ये एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी हमें यहाँ पर दे देंगे +4 16। तो आप फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि a + b का एक्सप्रेशन का रिजल्ट यहाँ पर 16 यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरह से स्कैनफ फंक्शन को आप प्रोग्राम में यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर आप यूजर से इनपुट लेने के लिए, यूजर से किसी भी वैल्यू का इनपुट कराने के लिए स्कैनफ फंक्शन को यूज में ले सकते हैं और प्रिंटफ फंक्शन की मदद से उसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटफ फंक्शन के बारे में भी और उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से हम कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आप चाहें तो आई टैब पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपको प्रिंटफ फंक्शन के बारे में भी पूरी जानकारी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और मैं इस चैनल पर नए नए वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।